नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीएचडी गुरुजी पर। यदि आप CUET 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके CUET पाठ्यक्रम की इकाई 6 पॉलिसी प्रोग्राम एंड करियर ऑप्शन से संबंधित है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ इन इंडिया। सेकंड पॉइंट है स्पोर्ट्स अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड। करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा इन इंडिया। और लास्ट पॉइंट है कोर्सेज ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा इन इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स पॉलिसीज से। क्या आप जानते हैं कि भारत में खेलों की पॉलिसी का इतिहास क्या है? शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984 से। द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की पहली पॉलिसी थी 1984 की और ये डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए आई थी। मेकिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाना था। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी सुविधाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो उसको प्रमोट करना था। एनकरेजिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जो अनुसंधान होते हैं, जो रिसर्चेज होती हैं, उनको एनकरेज करना था, उनको बढ़ावा देना था। आइडेंटिफाइंग यंग स्पोर्ट्स टैलेंट। जो यंग स्पोर्ट्स टैलेंट्स हैं, जो हमारे नए नवयुवक एथलीट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना था, उनकी पहचान करनी थी। दिस पॉलिसी वॉज स्ट्रेंथेंड इन 1986 थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी को 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मजबूत किया। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में, और उसके बाद में ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में। यहाँ पे हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी वो आई थी 1992 में। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट आई थी 1984 में, सेकंड पॉलिसी आई थी 1992 में। आगे चलते हैं। द 1992 पॉलिसी इज एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द 1984 पॉलिसी। जो 1992 की पॉलिसी है वो 1984 की पॉलिसी का क्या है, एक विस्तृत रूप थी, एक्सटेंडेड वर्जन था। जो कुछ चीज़ें 1984 में रह गई थी वो इसमें इंक्लूड कर ली गई। रेफरेंस टू माओ जेडोंग सेज हेल्थ फर्स्ट स्टडीज लेटर। इनका हिंदी में नाम है माओ त्से तुंग, और ये एक चाइनीज़ हैं। इन्होंने एक कोटेशन दी थी, सेहत पहले पढ़ाई बाद में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में यहाँ पर काम किया गया। और जो 1992 की पॉलिसी है उसमें मेजर फैक्टर्स हैं ये चार, कि जो ये पॉलिसी है इनको कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट अक्रॉस द कंट्री। एक पॉजिटिव वातावरण, सकारात्मक वातावरण क्या करना है, पैदा करना है, ताकि लोग फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हों। सेकंड पार्ट, फोकसिंग ऑन द एक्सपेंशन ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों के विस्तार पर बल देना है, खेलों को और विस्तार देना है। थर्ड पार्ट था इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। जो स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं उनके स्तर को बढ़ाना है, उनके लेवल को बढ़ाना है, डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाना है, ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारे एथलीट अच्छा कर पाएँ और भारत के लिए मेडल लेके आएँ या पोजीशन लेके आएँ। फोर्थ पार्ट था इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जो प्रबंधन होता है उसमें भी सुधार करना था। की प्रोविजंस क्या थे इसके, आगे देखते हैं। इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड एंड ओपन स्पेसेस। खेलों के मैदानों तथा खुले क्षेत्रों का संरक्षण। प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना। एक्सपेंडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे खेल सुविधाओं का विस्तार करना।
इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इन स्कूल एक्टिविटीज, स्कूली गतिविधियों में खेलों को शामिल करना। डेवलपिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्टल्स, खेल विश्वविद्यालयों और छात्रावासों का विकास करना। प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खेल उद्योग को बढ़ावा देना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एथलीट्स, जो भी एथलीट हैं, जो हमारे अच्छे एथलीट हैं, जो एलीट एथलीट हैं, जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ किया है, अपने राज्य के लिए बेहतर किया है, पदक लेके आए हैं, नेम फेम कमाया है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको रोजगार देना। इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन द कंट्री, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं उनके मध्य कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, इन सब के जो भी एपेक्स बॉडी है, जो एसोसिएशंस हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना इस पॉलिसी का मुख्य प्रावधान था। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग एथलीट फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन, एथलीट्स को क्या करना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना। एनकरेजिंग रिसर्च इन स्पोर्ट्स, जो रिसर्च हो रही हैं, अनुसंधान हो रहे हैं खेल के क्षेत्र में, उनको बढ़ावा देना। आइडेंटिफाइंग यंग स्पोर्ट्स टैलेंट, युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करना या खोज करना। इसके बाद बढ़ते हैं हम स्पोर्ट्स पॉलिसीज 2001 पे। The policy was introduced in collaboration with the central and state government, the Indian Olympic Association (IOA) and National Sports Federation to achieve common goals such as broadening the base of sports. बेस को क्या करना है, आधार को क्या करना है, विस्तृत करना है। और अचीविंग एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता, बेहतर से बेहतर करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का निर्माण किया गया था 2001 में। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग हेल्थ, हार्मनी एंड फ्रेंडली कंपटीशन विच पॉजिटिवली इम्पैक्ट यूथ डेवलपमेंट। खेल और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य, सौहार्द और मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो युवा विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जी? प्रमोटिंग अ स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनकरेजिंग यंग एथलीट, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है। की प्रोविजंस देख लेते हैं। इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्र जो है, उनके भागीदारी को बढ़ावा देना। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं या वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण देना। एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल एंड ट्राइबल यूथ इन स्पोर्ट्स, ग्रामीण तथा आदिवासी युवाओं की खेलों में भागीदारी को सुनिश्चित करना या उनको एनकरेज करना। प्रिपेयरिंग एथलीट फॉर इंटरनेशनल कंपटीशंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना। डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों के आधारभूत ढांचे और विकास तथा सुधार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सुविधाएं, भाई हमारे पास में ग्राउंड होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, गैजेट्स होने चाहिए, कोच होने चाहिए, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स अमंग द जनरल पीपल, जन सामान्य जो हैं, आम नागरिक जो हैं, उनमें खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी 2007, ऑब्जेक्टिव क्या था? अडॉप्टिंग स्पोर्ट्स एज अ वे ऑफ लाइफ, खेल को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड ब्रदरहुड, अंतर्राष्ट्रीय शांति व भाईचारे को बढ़ावा देना। फोकसिंग ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक विकास और रहन सहन में क्या करना, बढ़ावा देना या उस पर फोकस करना, ध्यान देना या सुधार करना स्पोर्ट्स पॉलिसी 2007 का प्रमुख लक्ष्य था या उद्देश्य थे। की प्रोविजंस देख लेते हैं 2007 स्पोर्ट्स पॉलिसी के।
प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। जो भी सिटीजन हैं उनको स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में भागीदारी के अवसर प्रदान करना। एनकरेजिंग स्पोर्ट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं उनमें स्पोर्ट्स या खेलों को बढ़ावा देना। टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट करप्शन एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकना और डोपिंग को रोकना स्पोर्ट्स में, खेलों में। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ाना, मतलब जो भी काम होंगे वो एकदम फेयर होंगे। एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि महिलाओं और पुरुषों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना और दोनों को बराबर क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे यूनिवर्सल खेल की सुविधाएं जुटाना। यूनिवर्सल का मतलब है यहाँ पे सार्वभौमिक, जो कि जैसे क्रिकेट का बैट है वो यहाँ भी उतने ही साइज़ का होगा, अमेरिका में भी उतने ही साइज़ का होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी उसी साइज़ का होगा। तो ऐसे ही और भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी वैसे ही उपलब्ध कराना जैसे कि विश्व स्तर पर चल रहे हैं। प्रमोटिंग स्पोर्ट्स कल्चर एंड कंपटीशन। खेल संस्कृति और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना। स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। खेलों के विकास हेतु केंद्र और राज्यों में आपसी सहमति एवं सहयोग को बढ़ावा देना। यहाँ तक था हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसीज, जो कि पहला पॉइंट है इस यूनिट 6 का। आगे बढ़ते हैं इसी में सेकंड पॉइंट, जो कि है हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अब हमारे पास में कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दूसरा है अर्जुन अवार्ड और तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 3 अवार्ड आपके पास में इस सिलेबस में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि 2021 अगस्त में इसको रीनेम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब ये कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। किसके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी इसको प्राप्त करते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं देश में, स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल तक उसने बहुत ही दर्शनीय प्रदर्शन किया हो एट एन इंटरनेशनल लेवल। 2020 तक इसमें एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख रुपए का। मेडलियन और मेडल में क्या अंतर है, मेडलियन जो होता है वो लार्जर वर्जन होता है मेडल का और डेकोरेटिव वर्जन होता है। मेडल क्या होता है, सामान्यतः एक छोटा सा स्मॉल फ्लैट और राउंड शेप का होता है। मेडलियन उससे थोड़ा सा बड़े साइज का होता है और डेकोरेटिव वर्जन होता है मेडल का। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा सा। अवॉर्डेड फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेन्यू क्या रहता है, कहाँ मिलता है, ये राष्ट्रपति भवन में मिलता है। कंट्री इंडिया है, किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है। होस्ट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स करता है। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था 1992 से लेकर 2021 तक। रिवॉर्ड क्या मिलता है, 25 लाख रुपए मिलते हैं एंड अ मेडलियन मिलता है। अब ये कब से दिया जाने लगा, तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1991-92 से ये दिया जाने लगा। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, 1991-92 में दिया गया था। फाइनल अवार्ड दिया गया है 2024 में। अब ये बात आपको याद रखनी है कि पहला अवार्ड जो है वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और ये कौन से प्लेयर हैं, चेस के प्लेयर हैं, बहुत महान प्लेयर हैं ये भारत के। और अभी जो 2024 में दिया गया है वो गुकेश डोमराजू को दिया गया है, जो कि चेस से हैं।
हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है जो कि हॉकी से हैं, और प्रवीण कुमार को दिया गया है जो कि पैरा एथलीट हैं। पैरा एथलीट हैं मतलब पैरा ओलंपिक में ही प्रतिभाग करते हैं, पैरा एथलीट हैं, दिव्यांग हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, और इनका जो गेम है वो है हाई जंप। तो ये बात आपको याद रखनी है। मनु भाकर का नाम आपने सुना होगा। मनु भाकर क्या है, एक शूटर हैं, और इन्होंने अभी जो रिसेंट ओलंपिक हुए थे उसमें 2 मेडल अपने नाम किए थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। पहला पदक कब मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1991, 92 में मिला था। और अभी जो रिसेंट अवार्ड मिला है वो मिला है 2024 में। धनराशि कितनी मिलती है? 25 लाख रुपए मिलती है जी। और ये सर्वोच्च सम्मान है खेल के क्षेत्र में, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट बीइंग द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पहला सर्वोच्च कौन है? मेजर ध्यानचंद। दूसरा कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, जो कि एथलीट को दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। अब अर्जुन अवार्ड आपने सुना होगा कि महाभारत एक महाकाव्य है भारत में। वहाँ पे जो अर्जुन थे वो किसके लिए जाने जाते थे? हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब उन्होंने मछली की आंख पे तीर मारा था तो वो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड को रखा गया है, अर्जुन अवार्ड। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है इसको। जो भी इसको प्राप्त करते हैं उनमें क्या टैलेंट होना चाहिए? उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, गुड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years at international level and for having shown qualities of leadership, sportsmanship and sense of discipline। 2020 तक इसमें क्या क्या दिया जाता है? अ ब्रॉन्ज स्टैचुएट ऑफ अर्जुना, अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती है कांस्य की, एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है एंड कैश प्राइज मिलता है 15 लाख रुपए का। स्टैचुएट और स्टैचू में क्या अंतर है? स्टैचू जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर इन शेप एंड साइज। स्टैचुएट क्या होता है? छोटा होता है, मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है। तो ये स्टैचू का छोटा रूप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जी, और इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था। फाइनल अवार्ड कब हुआ है? 2024 में हुआ है। तो इसके भी आप 1961 में किसको मिला था और 2024 में अभी रिसेंटली किसको मिला है, ये आप थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे, जो कि है द्रोणाचार्य अवार्ड। द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, अभी तक एथलीट की बात हो रही है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। अब जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया जाता है कोचेस को इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द्रोणा, ऑफन रिफर्ड एज द्रोणाचार्य और गुरु द्रोण। जो आपने सुना होगा महाभारत, जो कि एक काव्य, महाकाव्य है भारत में और बहुत देखा जाता है, बहुत प्रचलित काव्य है। इसमें कौरव और पांडव थे और उनके गुरु थे गुरु द्रोण, द्रोणाचार्य जिनका नाम है। इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि अपने शिष्यों को बेहतरीन कोचिंग देते हैं, उनको इस लायक बनाते हैं कि वो भारत के लिए मेडल लेके आ सकें। उन्हीं गुरु के नाम पर और उन्हीं गुरुओं के लिए ये अवार्ड बनाया गया है, जिसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। Outstanding and meritorious work on a consistent basis and enabled sports person to excel in international events over a period of 4 years। 2020 तक इसमें क्या दिया जाता है? ब्रॉन्ज का स्टैचुएट दिया जाता है द्रोणाचार्य जी का, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है और कैश प्राइज है 15 लाख रुपए का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। 15 लाख रुपए की धनराशि है। पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था 1985 में, और उसी समय इसकी इस्टेब्लिश डेट भी है द्रोणाचार्य अवार्ड की। फाइनल अवार्ड दिए गए हैं 2024 में। टोटल अवार्ड अभी तक 159 दिए गए हैं। फर्स्ट विनर जो हैं
वो बालचंद्र भास्कर भगवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नम्बियर, ये सभी हैं, ये कोचेज हैं सब, ये बात आपको याद रखना है। और अभी 2024 में जो मिला है वो सुभाष राणा जी को मिला है, दीपाली देशपांडे जी को मिला है और संदीप सांगवान को मिला है, और ये इवेंट के नाम हैं। तो ये सभी लोग क्या हैं, कोचेज हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है जी। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फिजिकल एजुकेशन। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फिजिकल एजुकेशन। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हमारी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले करियर इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। करियर इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो संगठन होते हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ पे आप क्या क्या बन सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का काम देख सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट कोऑर्डिनेटर का काम देख सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, जो कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग को देखते हैं एथलीट्स के। करियर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर या स्पोर्ट्स ऑफिसर भी कहते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, अगर आपको जर्नलिज्म अच्छी लगती है, आपको एंकरिंग अच्छी लगती है, तो आप खेल पत्रकार बन सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर आप बन सकते हैं। करियर इन स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हैं, आजकल ये बड़ा नेम फेम में है, जो डाइटिशियंस होते हैं। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि रिसर्च करते हैं परफॉर्मेंस पे, टेक्निक पे, ट्रेनिंग पे, इक्विपमेंट्स पे। बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट बन सकते हैं, एनालाइज करते हैं एथलीट्स की मूवमेंट को, जैसे कि R अश्विन क्रिकेटर हैं, वो कैरम बॉल कैसे फेंक रहे हैं, क्या उनकी रिस्ट पोजीशन है, क्या उनके फिंगर्स की पोजीशन है। इसी में आगे बढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स। The sports industry has been significant growth in India with increasing investment in professional sports league and sporting events. Some key career opportunities include प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर्स क्या क्या हैं। आप प्रोफेशनल एथलीट बन सकते हैं या फिर प्लेयर बन सकते हैं, वो किसी भी गेम में हो सकता है, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, रेफरी और अंपायर बन सकते हैं, उसके लिए आपको और हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है, स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मीडिया एंड जर्नलिज्म में क्या क्या है, स्पोर्ट्स कमेंटेटर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स राइटर, जर्नलिस्ट। यदि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अच्छा करते हैं तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स फिटनेस इंडस्ट्री, फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट बन सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा, करियर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, तो योगा टीचर बन सकते हैं, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर बन सकते हैं। करियर इन योग एजुकेशन, योगा एजुकेटर बन सकते हैं, योगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, रिसर्चर इन योग बन सकते हैं। योग और योगा एक ही है, ये बात आप ध्यान रखें। करियर इन योग फॉर स्पेशल ग्रुप्स, योग फॉर चिल्ड्रन, योगा फॉर एल्डरली, योग फॉर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, जैसे किसी को चोट लग गई, उसकी रिकवरी करवाने के लिए कुछ योग आसनास करवाए जाते हैं, तो एक तरीके से थेरापेटिक योगा होता है, जिससे कि एथलीट जो है वो जल्दी से रिकवरी करता है। अभी जो चल रहे हैं ट्रेंड में वो कौन कौन से हैं आपके पास में करियर्स। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, जैसे कि प्लेयर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, टीम स्ट्रेटजीज बनानी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करनी है, इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। ई स्पोर्ट्स का बड़ा चलन है आज के टाइम पे। कम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेयर्स, कोचेज एंड एनालिस्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिटनेस टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। करियर रिलेटेड फॉर डेवलपिंग फिटनेस एप्स, वेरेबल डिवाइसेस एंड ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम्स। जैसे जो आप आज के टाइम में स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, तो स्मार्ट वॉच भी क्या है, फिटनेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी, आपकी हार्ट रेट बता दे रहा है, आपका SpO2 बता दे रहा है, आपकी पल्स बता दे रहा है, ये सब फिटनेस टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं।
लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का आपके पास में, कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है फिजिकल एजुकेशन में, या कौन कौन से कोर्सेज होते हैं फिजिकल एजुकेशन में। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएड की। ये कि एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं आप ग्रेजुएट। उसके बाद आप 2 साल का बीपीएड करते हैं। 2015 से पहले ये 1 साल का हुआ करता था, और 2015 के बाद से ये क्या हो गया, 2 साल का हो गया ये कोर्स। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीपीई, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये क्या है, ग्रेजुएट कोर्स है भाई, ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स हैं। ये 10+2 के बाद में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, उसके बाद आप 3 साल का ये कोर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या है, एमपीएड है, जो कि बीपीएड के बाद होगा। इसके लिए बीपीएड होना ज़रूरी है, या फिर बीपीएड के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। मास्टर ऑफ साइंस एमएससी इन एक्सरसाइज साइंस, ये बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास में है तो आप उसके बाद 2 साल का एमएससी इन फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कर सकते हैं फिटनेस मैनेजमेंट का, ये 1 साल का हो सकता है या 6 महीने का हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर्स। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग 1 ईयर का हो सकता है। आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और स्पोर्ट्स का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, 6 मंथ से लेके 1 साल के हो सकते हैं। कोर्सेज इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बीएसएम 3 साल का है, और आप किसी भी स्ट्रीम से 10+2 मतलब 12th आप पास आउट हैं तो आप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आप ये कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आप ये भी कर सकते हैं। कोर्सेज इन योग, अब योग में क्या क्या कोर्सेज आपके पास में, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए इन योगा, मास्टर्स ऑफ आर्ट एमए इन योगा, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी इन योगा, ये सभी कोर्सेज आप योग में कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन योग एजुकेशन आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन योग थेरेपी कर सकते हैं, योग थेरेपी सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज आजकल बहुत ज़्यादा चलन में हैं। सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस ऑफर्ड ऑनलाइन बाय वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे कि स्वयं है, कोर्स एरा है, एडीएक्स है, इसके माध्यम से आप ये सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन योग इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन आप योग इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर कोचेस, आप इसको वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आप डिप्लोमा कर सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। ये नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, कोर्स एरा, एडीएक्स और भारत की गवर्नमेंट का ऐप है स्वयं, तो उसके माध्यम से भी आप ये सभी कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस के नाम यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIPE ग्वालियर में स्थित है। ये फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS पटियाला का नाम आपने सुना होगा, अभी इसका नाम NSNIS है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये यहाँ पे कोचिंग के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुंबई में है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग न्यू दिल्ली में है। पतंजलि यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज अभी करवा रही है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT भुवनेश्वर में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका नाम आपने सुना होगा, बड़ा नेम फेम है BHU का। और इसके बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल, तो ये भी यहाँ पे BPED और MPED के कोर्सेज आपको उपलब्ध कराती हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। ये कोट हम देख लेते हैं, आई रियली थिंक अ चैंपियन इज डिफाइंड नॉट बाय देयर विंस बट हाउ दे कैन रिकवर व्हेन दे फॉल।
फेमस टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम का ये कोट है, बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। बने रहें PhD गुरुजी के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।